नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। कैसे हैं आप? वेरी गुड मॉर्निंग श्रुति, सोमेश, गौरव, संदीप, गिरिराज, केशव, प्राची, धनंजय, चंचल, राजा, राधा, सौरभ, पंचलाल, आलोक, पिंकी, सोदानंद, विनय, प्रज्ञा, कृष्णा। वेरी गुड मॉर्निंग। होपफुली आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, पढ़ने के लिए एकदम तैयार हैं। हाँ जी, पुनीत, सोनम, आदर्श, पवन, वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। और आज का सेशन बहुत खास है। खास क्यों है इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको पहले बता दूं, ताकि आप इस सेशन के अंदर बहुत ही ईमानदारी से आज के सेशन को पढ़ें। खास इसलिए है कि हम भारतीय संविधान के अंदर दो चीजों को पढ़ते हैं। ठीक है, अमन, टीचिंग मेरे लिए सौभाग्य की बात है, ऐसे ही मार्गदर्शन करते हैं। बिल्कुल, थैंक यू भाई, थैंक यू। आओ देखिए, हम भारतीय संविधान के अंदर दो बहुत बड़ी चीजें पढ़ते हैं, जिससे कि एक तरह से समझिए कि हमारी आजादी गवर्न होती है। आजादी गवर्न होती है फंडामेंटल राइट से, और सरकार जिसको हमारे लिए काम करना है वो गवर्न होती है डीपीएसपी से। सही मायने में आजाद है हम जब तक हमारे पास फंडामेंटल राइट्स हैं। ठीक है, और फंडामेंटल राइट्स की कस्टोडियन एक प्रकार से समझिए कि हमको लागू करवा के रहेगी, मूल अधिकार जो दिलवा के रहेगी, ऐसी कस्में जिसने खा रखी है वो है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने कसम खा रखी है कि भैया मैं प्रत्येक देश के नागरिक को सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से ये वादा करती हूं कि यदि किसी व्यक्ति को मिलने वाले फंडामेंटल राइट में किसी भी प्रकार की कोई कटौती हुई तो मैं सबसे पहले आगे आके खड़ी हो जाऊंगी, ऐसा सुप्रीम कोर्ट कहती है। केंद्र सरकार कहती है कि यदि हमें कोई भी काम करना है तो हमें आवश्यकता है कुछ निर्देश मिलते रहें। निर्देश मिलते रहें से मतलब हुआ कि हमें कोई डायरेक्शन मिल जाए कि हाँ आपको इस दिशा में काम करना है। तो दिशा जो है वो भारत के संविधान निर्माताओं ने अपने जाने से पहले संविधान के भाग 4 में लिख करके पहले ही दे दी। ठीक है, हम तो नहीं रहेंगे, लेकिन आने वाले समय में यदि हम नहीं भी रहे तो आप लोग जो है वो आने वाले समय के अंदर ये नियम निर्देश हैं, इनकी पालना करते रहना, तो आपका देश चलाने में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। और हमें डीपीएसपी भारत के संविधान के पार्ट 4 में डालकर दे दिए गए। एक प्रकार से समझिए तो डीपीएसपी और कुछ नहीं अपितु हमको दिए गए दिशा निर्देश थे कि तुमको इस प्रकार से देश चलाना है। ठीक है, देश चलाने के लिए हमें कुछ दिशा निर्देश संविधान निर्माताओं ने भारत के जो लॉ मेकर्स हैं उनको दे दिए थे कि आपको इस प्रकार से चलाना है। ठीक है, अच्छा साहब, अब क्या करें साहब कि देश के संविधान निर्माताओं को अधिकार दे दिया गया, तरीका बता दिया गया फंडामेंटल राइट्स के वो उसके अंदर भाग 4 के अंदर। और ये भी कहा गया कि ध्यान रखना बेटा कि कहीं किसी चीज को लागू करते करते तुम अपने देश के नागरिकों की आजादी ना छीन लो। आजादी बोले तो बहुत तरह की आजादी है, समानता हमारे पास है, फ्रीडम हमारे पास है, स्पीच हमारे पास है, फ्रीडम ऑफ स्पीच हमारे पास है, जीने का अधिकार हमारे पास है, धार्मिक स्वतंत्रता हमारे पास है। ये सब चीजें बोले इनको मत छीन लेना। तो दोनों तरह से दो लोग आमने सामने आ गए। एक तरफ से सुप्रीम कोर्ट आ गई, एक तरफ से डीपीएसपी को लागू कराने के लिए केंद्र सरकार आ गई। आज हम इन दोनों के बीच की लड़ाइयां देखने वाले हैं। लड़ाइयां बोले तो कब कब फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी आपस में झगड़ा किए, क्योंकि याद रखिए फंडामेंटल राइट का झगड़ा अर्थात सुप्रीम कोर्ट को अपनी बात मनवानी है। डीपीएसपी का झगड़ा मतलब केंद्र सरकार उसको अपनी बात मनवानी है। इन दोनों की लड़ाइयां आज के सेशन का विषय है, सुप्रीम कोर्ट वर्सेस केंद्र सरकार। केंद्र सरकार से मतलब हमारा है संसद। तो संसद के माध्यम से कब कब सुप्रीम कोर्ट का आमना सामना हुआ। और आर्टिकल 50 जो कि भारत के संविधान में कहता आया है, क्या कहता आया है कि भैया कुछ भी करिए, लेकिन आर्टिकल 50 के माध्यम से जुडिशियरी और एग्जीक्यूटिव के बीच में फाइट नहीं होनी चाहिए, ये ध्यान रखना चाहिए, सेपरेशन ऑफ पावर होनी चाहिए। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया।
चलिए तो शुरू करेंगे आज के सेशन को, लेकिन उससे पहले जल्दी से थोड़ा सा विज्ञापन जान लीजिए। मेरा रेफरल कोड है अंकित 10, जिसका यूज करके आप 10% डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। 23 तारीख तक के लिए यह ऑफर बढ़ा दिया गया है, जिसमें यूपीएससी का सब्सक्रिप्शन 12 प्लस 3 महीने के लिए आपको 3,000 रुपए की कीमत बढ़ने वाली है 23 तारीख से। इसलिए अगर आप चाहें तो पहले ही यूपीएससी का प्रीलिम्स, मेंस और ऑप्शनल का सब्सक्रिप्शन एक ही कॉम्बो पैक में ले सकते हैं। आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। साथ में हमारी फ्री टेस्ट सीरीज भी रेगुलर होती हैं, उन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। यदि आप चाहें तो अनअकैडमी पर हमारा आइकॉनिक प्लान भी चलता है। आइकॉनिक का मतलब है कि आपको लाइव मेंटरशिप, स्टडी प्लानर और ओपन हाउस विद एडुकेटर्स मिलता है। आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। साथ में यदि आप चाहें तो आप हमारे साथ लोन प्रोसेस भी करवा सकते हैं। लोन प्रोसेस का मतलब हुआ कि आप अनअकैडमी से अपनी फीस के लिए लोन भी ले सकते हैं। अनअकैडमी पर आपके जो कोर्स की फीस है वो आपके सामने दिखाई गई है, एक बार के लिए आप चाहे तो देख सकते हैं। 12 महीने की फीस 4,167 रुपए की पर मंथ पर आपको मिल रही है, और आइकॉनिक में 6,200 रुपए की फीस पर मंथ पर आपको ये कोर्स मिल रहा है। आप इसे एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो शुरुआत करते हैं आज के सबसे पहले केस की, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा साथियों। पॉइंट है चंपाकम दोइराजम केस। क्या है ये? भारत का संविधान जिस समय बनकर तैयार हुआ, लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। भारत में पहली बार लोकसभा बनकर आई 1952 में, लेकिन इतनी ही देर में भारत में एक केस भी दर्ज हो गया, दैट वाज चंपाकम दोइराजम केस। यह पहला केस है जिसमें फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी का एक दूसरे से आमना सामना हुआ, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने उपस्थित हुए। चंपाकम दोइराजम और कोई नहीं अपितु एक मेडिकल कॉलेज की छात्रा थी, जिनका एडमिशन मेडिकल कॉलेज में नहीं हो पाया था किसी एक गवर्नमेंट ऑर्डर के कारण, जिसके चलते हुए, क्योंकि उसके तहत उन्हें जो रिजर्वेशन मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया था। और ये आधार जो चंपाकम दोइराजम नाम से जो महिला थी, इसने कभी 1927 का कोई केस था जिसको लेकर के कोर्ट में घसीट लिया था उस समय की तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी को। चंपाकम दोइराजम के अंदर पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने रिजर्वेशन के मसले पर कमेंट किया। चंपाकम दोइराजम के केस में पहली बार भारत के अंदर संविधान संशोधन को लीड किया। इस केस के अंदर जिस समय की लोकसभा नहीं बनी हुई थी, भारत के उस समय के केस में जिस समय पर भारत के अंदर फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी तो बन चुके थे और भारत का पहला केस होने जा रहा था सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तब दो आर्टिकल्स एक दूसरे का आमना सामना कर रहे थे। एक आर्टिकल था 16 का क्लॉज 2 और दूसरा आर्टिकल था 46। इन दोनों आर्टिकल्स की लड़ाई के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने जो वर्डिक्ट सुनाया वो ये था कि फंडामेंटल राइट्स वर गिवन सुपीरियरिटी ओवर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। मतलब ये है कि लड़ाई जो भी हो, किसी भी प्रकार की लड़ाई हो, लेकिन चंपाकम दोइराजम केस में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था कि फंडामेंटल राइट्स को प्राथमिकता दी जानी चाहिए डीपीएसपी के ऊपर। आप में से बहुत सारे विद्यार्थी एक सवाल से बड़े कंफ्यूज होंगे, यार प्राथमिकता दी जानी चाहिए का मतलब क्या होता क्या है? मतलब यह होता है कि आपके मूल अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए। आप जैसे ये मान के चलें कि मैंने कहा, मैं इसको ऐसे समझाता हूं थोड़ा आसान शब्दों में। देश की आवश्यकता है, क्या आवश्यकता है साहब? देश की आवश्यकता है कि कॉमन सिविल कोड यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए ताकि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक ही प्रकार के लॉ से गवर्न हो जाएं। यही चाहते हैं सब लोग। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा करने के कारण आपको एक धर्म की प्रक्रिया में उल्लंघन करना पड़ेगा, और धर्म की प्रक्रिया में उल्लंघन करना धार्मिक स्वतंत्रता के आर्टिकल 25 से लेकर 28 के बीच में जो दिए गए हैं उनके खिलाफ है। क्योंकि भारत के अनुसार, भारत के संविधान में आर्टिकल 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार दिया गया है, जिसमें कि कहा गया है कि आप अपने फेथ को फॉलो कर सकते हैं, उस धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के खिलाफ है क्या चीज लाना? यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना। ऐसी स्थिति में आप यूनिफॉर्म सिविल कोड इसलिए नहीं ला सकते क्योंकि धार्मिक स्वतंत्रता भारत में मूल अधिकार है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर ऐसी स्थिति आए तो आपको फंडामेंटल राइट को प्राथमिकता देनी है, ना कि डीपीएसपी को। भले ही डीपीएसपी में आर्टिकल 44 कहता हो कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होनी चाहिए, लेकिन प्राथमिकता मूल अधिकार को दी जानी चाहिए। क्या आपको यह शब्द का मतलब समझ में आ रहा है? स्वप्निल पूछ रहे हैं फिर गोवा में यूनिफॉर्म सिविल कोड कैसे है? क्योंकि बेटा गोवा के अंदर जब गोवा का जो लॉ था, यानी गोवा का जब हमने शामिल किया था 1961 में, उस समय से ही वहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड वहां पे कोई लागू नहीं की गई है। वो जो एंसेस्ट्रल गोवा था तब से लागू है, ठीक है, वहां का पहले से ही लॉ था ये। अब साथियों यहां से एक बात निकल करके आती है कि बोले सर इसका मतलब ये हुआ कि आपने चंपाकम दोयराजम केस में ये क्लियर कर दिया कि चाहे जो भी हो फंडामेंटल राइट को प्राथमिकता देनी है, तो फिर सरकारें तो काम ही नहीं कर पाएंगी। फिर सरकारें तो काम ही नहीं कर पाएंगी। सरकारें काम नहीं कर पाएंगी से मतलब जब सब कुछ ऑलरेडी दिया हुआ है तो फिर केंद्र को करना क्या है? फिर तो अपना फंडामेंटल राइट जीते रहो सब लोग, सरकार को प्रोग्रेस ही नहीं करनी चाहिए। तो फिर क्या था? फिर ये केस आगे बढ़ा और ये मुद्दा जो है जब तक, क्योंकि अल्टीमेटली 1962 तक तो नेहरू जी खुद ही थे, तो उस समय पर ये मुद्दा इतना हावी नहीं हुआ क्योंकि संविधान निर्माता लोग ही उस समय देश चला रहे थे, तो ज्यादा ये मुद्दा ज्यादा हिट नहीं हुआ, ज्यादा मतलब तूल नहीं पकड़ा। लेकिन बाद में जब धीरे धीरे संविधान निर्माता लोग भी दुनिया छोड़ के जाने लगे, तब मुसीबत ये हो गई कि पहले होता ये था, संविधान निर्माताओं से ही पूछ लिया जाता था कि आपने ये जो लाइन डाली थी ये क्यों डाली थी, है ना, संविधान जो बनाया ये क्यों बनाया। लेकिन धीरे धीरे अब संविधान निर्माता तो जाने वाले थे, मतलब सबको जाना ही है एक दिन। तो ऐसी स्थिति में जब सबको जाना ही है तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि किसी को ये जिम्मेदारी सौंप दें कि कल को कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर कोई भी डाउट आए तो पूछना किससे है। जैसे अपन फिल्मों में देखते हैं ना, फिल्मों में क्या आप रियल लाइफ में भी इस बात को विचार कर सकते हैं। आज हमारे पेरेंट्स ने घर के अंदर कुछ कस्टम्स बनाए हुए हैं, कुछ रीति रिवाज बनाए हुए हैं कि आपको इनके घर जाना है, इनके नहीं जाना है, दिवाली पर ऐसे पूजा करनी है, होली पर ऐसे पूजा करनी है ना, आपको इस तरह के कपड़े पहनने हैं, इतने बजे उठना, ये कस्टम्स ही तो है। लेकिन इस धरती पे कोई भी इमोर्टल तो है नहीं कि सब पता चल रहा है पूरे जिंदगी भर जिए जा रहे हैं। एक दिन तो पेरेंट्स भी जाएंगे, तो पेरेंट्स चले गए तो उनकी एब्सेंस में आप किससे पूछेंगे? पेरेंट्स समझदारी के रूप में अपना किसी को वाहक बना गए कि देखो अगर कोई डाउट हो तो इनसे पूछ लेना। ऐसे ही संविधान सभा वालों ने किया। संविधान सभा को पता था कि एक दिन तो हम लोग चले जाएंगे, तो ऐसी स्थिति में इन्हें किनसे जानकारी चाहिए होगी कि हम संविधान तो बनाने वाले चले गए, लेकिन अब आप लोग कहां से पूछें कि हमने ये जो लाइन लिखी थी इसका मतलब क्या है। तो भारत के जो संविधान में लिखी गई लाइनें थी उनका मीनिंग यानी इंटरप्रिटेशन देने का काम जो है वो दिया गया सुप्रीम कोर्ट को। किसको दिया गया? सुप्रीम कोर्ट को। यही कारण है कि सुप्रीम कोर्ट को हम कस्टोडियन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। मतलब कि माता पिता है ये हमारे संविधान की, यही है जो हर चीज का इंटरप्रिटेशन निकालेगी। फाइनल इंटरप्रिटेटर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम कोर्ट, जो कि मतलब एक तरह से वो निकालेगी, पता लगाएगी कि हाँ भाई तुमने सही कहा, तुम्हारी बातों का अर्थ सही है, यहाँ पर मूल अधिकार लिखे गए हैं तो इसका मायना ये निकाला जा सकता है। ये सारे काम कौन करेगी? सुप्रीम कोर्ट करेगी। ठीक है साथियों, हम तब से अभी तक चलते आ रहे हैं। फंडामेंटल राइट जो है वो आगे चल रहा है किससे? डीपीएसपी से, पहले पॉइंट तक यानी चंपाकम दोयराजम तक। 1967 के अंदर एक और केस हुआ, दैट वाज गोलकनाथ केस। केस क्या था इसमें ज्यादा इंटरेस्ट आपको नहीं होना चाहिए, हालांकि फिलहाल के लिए मैं इतना बता दूं कि ये वो केस था जिसमें गोलकनाथ नाम से एक परिवार था जिनके पास में सैकड़ों बीघा जमीन थी। सरकार ने इनकी जमीन में से कहा, पंजाब सरकार ने, कि आप अपनी 30% जमीन अपने पास, 30 एकड़ जमीन अपने पास रखें, बाकी सब जमीन जो है वो लोगों में बटेगी। तो ये परिवार जो है वो अपने संपत्ति के अधिकार के दायरे में, क्योंकि आर्टिकल 31 संपत्ति का अधिकार हुआ करता था उस समय और वो मूल अधिकार था, और अपने मूल अधिकार की पालना में यह परिवार सुप्रीम कोर्ट चला गया। पहले हाईकोर्ट गया, हाईकोर्ट में केस हार गया, फिर सुप्रीम कोर्ट गया कि साहब मेरे पास तो संपत्ति का अधिकार, मूल अधिकार है, तो फिर मेरे मूल अधिकार छीने क्यों जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में यह केस अपने मुद्दे से तो भटक गया, लेकिन भारत को एक और धारा दे गया, और वो ये था कि इस समय पर
भाई, क्योंकि नेहरू जी जा चुके थे, इंदिरा गांधी जी सत्ता में आ रही थी, तो ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट कुछ ज्यादा ही प्रभावी होती जा रही थी। और जब ये बहुत ज्यादा प्रभावी होती जा रही थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में, जिसमें कि 11 जजेस ने मिलकर के फैसला लिया था, 6:5 यानी 6 पक्ष में और 5 विपक्ष में, इस आधार पर इन्होंने एक निर्णय दिया और क्या कहा कि फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बी एवरेज डाइल्यूटेड टू इंप्लीमेंट द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। मतलब समझिए, पहले चंपाकम द्वैराजम में तो फंडामेंटल राइट को डीपीएसपी से ऊपर बिठा दिया। अब क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि यदि आपको किसी भी प्रकार से फंडामेंटल राइट, कोई डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स लागू करना है, अब देखिए एक बात को ऐसे समझना, फंडामेंटल राइट को अगर आप डीपीएसपी से ऊपर ला दोगे, तो मैं एक काम ना करूं कि मैं फंडामेंटल राइट में ही संशोधन कर दूं। संविधान संशोधन आर्टिकल 368 के तहत भारत के संविधान में दी गई एक शक्ति है, तो क्यों ना मैं ऐसा करूं कि फंडामेंटल राइट में ही संशोधन कर दूं, ताकि ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। मैं वहीं पर आर्टिकल 25 में जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, मैं उसे ही हटा दूं। मैं ये भी तो कर सकता हूं। तो सुप्रीम कोर्ट इस बात को भांप गई कि हमने चंपाकम द्वैराजम में फंडामेंटल राइट को डीपीएसपी से ऊपर डाल दिया। तो ऐसी स्थिति में गोलकनाथ केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने एक प्रकार से और ज्यादा प्रोटेक्शन लेते हुए अपने द्वारा निर्णय दिया कि फंडामेंटल राइट को हटा ही नहीं सकते। उनमें संशोधन ही नहीं कर सकते कि आपको डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स लागू करने हैं तो चलिए इस काम को कर लें, नहीं। दिस डिसीजन फोर्स्ड द गवर्नमेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। इससे सरकार हो गई नाराज, इंदिरा गांधी जी हो गई पूरी तरह से नाराज कि यार ये क्या बेवकूफी चल रही है। मतलब एक प्रकार से हम अपने ही देश के अंदर कुछ कर नहीं पा रहे। बोले ऐसे काम नहीं चलेगा साहब। तो बोले फिर क्या किया जाए? बोले एक काम करते हैं, इस चीज के अंदर जिस आधार पर इनको अधिकार मिला है, किनको? सुप्रीम कोर्ट को हमारी बीच बीच में टांग लगाने का अधिकार किससे मिला है? आर्टिकल 13 से मिला हुआ है। आर्टिकल 13 क्या है? जुडिशियल रिव्यू। बोले काम करो, इसी आर्टिकल को अमेंड कर दो। क्लियर? बाय द 24th अमेंडमेंट एक्ट 1971 संसद ने आर्टिकल 13 को ही अमेंड कर दिया और 368 को भी अमेंड कर दिया। 368 जिसके माध्यम से संविधान संशोधन की बात की जाती है, इन दोनों को अमेंड कर दिया। This amendment made it clear that Parliament has the power to amend any part of the Constitution, including fundamental right, and the word law as used in the Article 13 does not include a Constitutional Amendment Act. क्या हुआ देखिए, जब साहब इंदिरा गांधी जी को लगा कि सुप्रीम कोर्ट ज्यादा ही उछल रही है, तो साहब इन्होंने एक जबरदस्त कारनामा कर दिया। जबरदस्त कारनामा क्या कर दिया? देखिए, आर्टिकल 13 जो है ना भारतीय संविधान का, वो लॉ की परिभाषा देता है। क्यों? क्योंकि जुडिशियल रिव्यू के दायरे में लाइन लाने से पहले कहा गया है कि ऐसा कोई भी कानून, ऐसा कोई भी लॉ जो फंडामेंटल राइट्स को कम करता हो, वो जुडिशियल रिव्यू के दायरे में आ जाएंगे। आर्टिकल 13 यही तो इंटरप्रिटेट करता है। तो लॉ की परिभाषा से फंडामेंटल राइट को ही हटा दिया। किसने? 24वें संविधान संशोधन ने। कि जब लॉ ही नहीं बचेगा, जब लॉ के अंदर फंडामेंटल राइट नामक शब्द ही नहीं बचेगा, तो तुम बेटा फंडामेंटल राइट की हिफाजत कैसे कर पाओगे? क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? अब ये बात जब पता चली सुप्रीम कोर्ट को कि यार इन्होंने तो हमारे दांत ही तोड़ दिए। ये बिल्कुल ऐसे हो गया कि आपने कहा कि एक तिजोरी है, उस तिजोरी में फंडामेंटल राइट भर के बिठा रखे हैं। ठीक है, फंडामेंटल राइट भर के बिठा दिए तिजोरी के अंदर, और उस तिजोरी के ऊपर सांप बिठा दिया। सांप बिठा दिया कि तिजोरी में से अगर कोई भी फंडामेंटल राइट निकालने की कोशिश करेगा तो वो सांप डस लेगा। अब यहां पर बैठा बैठा जो सपेरा है वो परेशान हो रहा है कि यार मैं फंडामेंटल राइट निकालना चाहता हूं, ऊपर से सुप्रीम कोर्ट नामक जो विषधारी नाग है वो ठक से मार लेता है। ये तो काम नहीं चलेगा। ऐसी स्थिति में इस सांप के दांत तोड़ने होंगे। फिर सांप भी बैठा रहेगा, फंडामेंटल राइट भी होगा, लेकिन इस सांप के पहले दांत निकालने होंगे।
सांप को पकड़ा, उसके दांत में से विष निकाल दिया कि ले बेटा अब तू ऐश कर, बैठा रहे आराम से, ऊपर बैठ, नीचे बैठ, तेरे जहां मन में आए तो खूब डस, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो भाई साहब आर्टिकल 13 में से लॉ के अंदर से फंडामेंटल राइट को निकालने का मतलब यही हुआ। सुप्रीम कोर्ट को लग गया कि बेटा अगर ज्यादा हमने इनके साथ बहसबाजी कर ली तो एक दिन हमको पता चलेगा, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके सुप्रीम कोर्ट को ही खत्म कर दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट केंद्र के इशारे समझ गई थी, उसको समझ में आ गया कि ज्यादा 3-2-5 करी तो संसद हमारे ऊपर हावी हो जाएगी। फिर क्या किया, फिर साहब आता है केशवानंद भारती केस। इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट समझदारों की तरह बिहेव करती है और बिहेव करके कहती है कोई बात नहीं, अगर संसद चाहे तो पार्लियामेंट कुड अमेंड एनी और एवरी पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, हमें कोई दिक्कत नहीं है। क्या आप बात समझ रहे हैं? क्योंकि अब इनको समझ में आ गया कि बेटा अगर संविधान संशोधन की इनके पास प्रक्रिया है तो आज तो हम फंडामेंटल राइट की हिफाजत कर रहे हैं, कल को पता चला ये पार्ट 5 में ही संशोधन करके सुप्रीम कोर्ट को ही दंतहीन विषहीन कर दिए तो फिर क्या होगा। सुप्रीम कोर्ट समझ गई कि अब बड़ा गेम खेलने का मौका है। ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट समझदारी से पेश आई और उसने कहा अरे 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 आप तो बुरा मान गए, एक काम करो, आप संविधान संशोधन करना चाहते हो कर लो, ठीक है, आपको जिस पार्ट में भी संशोधन करना है कर लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो बोले फिर बस थोड़ा सा ध्यान रखना कि देखो अपने संविधान का एक मूल ढांचा है वो नहीं बिगड़ना चाहिए। बोले क्या होता है ये मूल ढांचा? बोले देखो मूल ढांचा बोले तो बेसिक स्ट्रक्चर। बोले होता क्या है? बोले देखो ऐसे समझो, जब हमारे संविधान निर्माताओं ने हमारा संविधान बनाया होगा तब कुछ तो अच्छा सोचा होगा ना कि भाई हमारा देश का संविधान ऐसा हो, हमारा देश का संविधान वैसा हो, कुछ तो अच्छा सोचा होगा है। तो जब कुछ अच्छा सोचा होगा तो एक काम करते हैं, क्या करते हैं साहब, एक मिनट वेट करिए। बोले कुछ तो सब अच्छा सोचते हैं, क्या? बोले इनको समझाओ कि तुमको संशोधन करना है कर लो, लेकिन जब संविधान निर्माता संविधान बना रहे थे तो उन्होंने कुछ अच्छा सोचा होगा कि हमारा देश ऐसा हो, समाजवादी हो, है सोशलिस्ट प्रकार की विचारधाराएं हो, या फिर और कुछ नहीं तो यहाँ पर सेक्युलर विचारधारा हो, है यहाँ पर डेमोक्रेसी का वास हो, रिपब्लिक नेशन हो, कुछ तो अच्छा सोचा होगा ना, तो उन चीजों को मत बिगाड़ना। तो संसद ने कहा हाँ मेक सेंस, ठीक है सोचते हैं हम इसके बारे में। टू नलिफाई द केशवानंद भारती केस, the 42nd constitutional amendment further amended article 31C. Now it said that no law giving effect to policy on the ground that is inconsistent with or take away abridge any right conferring the article 14 1931। मतलब समझिए, गोलकनाथ केस के अंदर तक तो क्या था, गोलकनाथ केस के अंदर तक तो था कि फंडामेंटल राइट को आप संशोधित भी नहीं कर सकते। केशवानंद भारती केस के अंदर क्या हुआ, जब चूंकि बीच में आ गया था 24वां संविधान संशोधन, तो ऐसी स्थिति में केशवानंद भारती केस के अंदर बेसिक स्ट्रक्चर की डॉक्ट्रिन दे दी कि देखिए मूल ढांचा नहीं बदलना चाहिए, आपको जो करना है बाकी कर लो। लेकिन केशवानंद भारती के बाद भी इंदिरा गांधी जी नहीं मानी, उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, नहीं तुम्हारा काम ऐसे चलता ही रहेगा, एक काम और करते हैं हम। और क्या करते हैं? बोले हम जो है संविधान के अंदर संशोधन ला रहे हैं 42वां, जिसे मिनी संविधान संशोधन कहा जाता है। 1976 इमरजेंसी के समय पर संशोधन आया और कहा कि हम एक आर्टिकल जो है उसमें 31C के अंदर एक लाइन जोड़ रहे हैं। और क्या लाइन जोड़ रहे हैं? हम लाइन ये जोड़ रहे हैं कि कोई भी लॉ जो पॉलिसी निर्माण के समय आता हो उसको आप इस आधार पर, क्योंकि देखिए भारत के संविधान में 39C और 39B ऐसे आर्टिकल थे जिन्हें केंद्र सरकार काम करने के लिए मूल आधार मानती थी कि भाई इसी के आधार पर हम काम कर सकते हैं। तो बोले इनको लागू करने के लिए अगर 14, 19 और 31 के साथ कोई भी लापरवाही होती है तो कोई भी टांग बीच में नहीं लगाएगा। मतलब समझना इस बात का, इसका मतलब ये था कि अगर आर्टिकल 19, 14 नंबर क्या है, राइट, वो लॉ के लिए इक्वालिटी ऑफ लॉ है ना, दूसरा यहाँ पर समानता का अधिकार है ना, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ,
ठीक है। 19 नंबर में क्या है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन वाली बात है। 31 के अंदर क्या है, आपके संपत्ति के अधिकार की बातें। तो आर्टिकल नंबर क्या बोलते हैं, संविधान संशोधन 42 के अंदर एक नियम डाल दिया गया, और वो नियम ये था कि यदि हमें कुछ भी करना हुआ से मतलब क्या है कि अगर हमें अपने देश के अंदर कोई भी कार्य 39C और 39B को लागू करने के लिए करना हुआ, यानी डीपीएसपी को करने के लिए लागू करने के लिए हुआ, तो आप हमें 14, 19 और 31 के ग्राउंड पर रोक नहीं सकते, है ना। ये 42वां संविधान संशोधन था। अब आप पूछेंगे कि सर इन दोनों आर्टिकल्स में ऐसा क्या लिखा हुआ है। ये दोनों आर्टिकल हैं अच्छे, ये दोनों आर्टिकल कहते ये हैं, हालांकि डीपीएसपी के आर्टिकल हैं 56, 36 से लेके 51 तक डीपीएसपी है, उनमें से डीपीएसपी के आर्टिकल हैं। ये असल में कहते ये हैं कि संसाधनों का जो संकेंद्रण है ना, वो किसी एक व्यक्ति के पास ना हो। यानी कि पता चल रहा है कि एक ही व्यक्ति है, हजारों बीघा जमीन लेके बैठा है, एक व्यक्ति जिसके पास कई माइंस है, माइंस और मिनरल्स निकालने की व्यवस्था, बोले एक जगह पर संकेंद्रण ना हो, बस इतनी सी बात का ख्याल रखना है। ठीक है, प्रोग्रेसिव स्टेट बनाने की, बिल्कुल ललित, ये प्रोग्रेसिव स्टेट बनाने की बात करता है। 14, 19 और 31 बीच में नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो साथियों मिनर्वा मिल केस के अंदर 42वां संविधान संशोधन जो था, ये 1980 के अंदर ये हुआ। इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने सारे वो प्रोविजंस हटा दिए जिनके आधार पर बेसिक स्ट्रक्चर्स को प्रभावित किया जा सकता हो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें किसी को भी किसी के ऊपर और नीचे नहीं रखना, हमें केवल ये ध्यान रखना है कि पार्ट 3 और पार्ट 4 एक दूसरे के मित्र हैं, यानी कि एक गाड़ी के दो पहिए हैं। पार्ट 3 बोले तो फंडामेंटल राइट और पार्ट 4 बोले तो डीपीएसपी। एक देश को, एक डेमोक्रेसी को चलाने के लिए ये दोनों ही भाग एक दूसरे के साथ सामंजस्य में रहे तो ही देश चल पाएगा, और यही एक डॉक्ट्रिन निकल करके आई, यानी बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी के बीच का जो सामंजस्य है, ये भी एक बेसिक स्ट्रक्चर के रूप में निकल करके सामने आया। तो एक प्रकार से फंडामेंटल राइट वर्सेस डीपीएसपी की लड़ाई अगर हमसे कोई पूछे, तो इस पूरे कंक्लूजन में अगर हम पहुंचा जाए कि हम कहां पहुंचे, तो आंसर ये निकल के आया कि शुरुआत में जहां फंडामेंटल राइट डीपीएसपी के माई बाप हुआ करते थे, अंत में सुप्रीम कोर्ट ने डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट को एक दूसरे के साथ में लाकर खड़ा कर दिया, यानी कि एक दूसरे के काउंटर पार्ट है, इन दोनों को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। एक विद्यार्थी कह रहे हैं इसका मतलब यह हुआ कि सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा संसद की पावर होती है ना। नहीं बेटा, दोनों ही एक दूसरे के खिलाफ हथियार लेके बैठे हुए हैं। देखिए आर्टिकल 13 जो है ना, वो कहता है कि यदि कोई भी कानून संसद ने ऐसा बनाया जो कि मूल अधिकारों को कम करता हो, तो जुडिशियल रिव्यू के दायरे में डाल करके उस कानून को ही हम रद्द कर देंगे। तो संसद कानून बनाने की अगर शक्ति रखती है, तो आर्टिकल 13 के माध्यम से जो सुप्रीम कोर्ट है, वो उस कानून को गिराने की ताकत रखती है। ये बिल्कुल वैसे ही है कि धरती पर पहले कौन आया, अंडा आया या मुर्गी? दोनों ही एक दूसरे के साथ इसी प्रकार से झगड़ रहे हैं। भारत के केस में संसद पहले आई थी, यानी मुर्गी पहले आई थी, अंडा जो है वो सुप्रीम कोर्ट है। लेकिन अब वर्तमान स्थिति इन दोनों के बीच ऐसी है कि संसद जो है, यानी कि संविधान सभा जो है, उसने जो भी चीजें बनाई, उन चीजों को आर्टिकल 13 के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट कभी भी गिराने की ताकत रखती है। लेकिन चूंकि संविधान सभा को यह पता था कि अगर हमें 13 में भी संशोधन करना हुआ, तो संविधान संशोधन आर्टिकल 368 के तहत करने की शक्ति हमारे पास है। तो ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट कहीं ना कहीं संसद की सुप्रीमेसी स्वीकार करती है। लेकिन हम लोग आर्टिकल 50 के अंदर ये मानते हैं कि देयर इज ए सेपरेशन ऑफ पावर्स, यानी दोनों ही इंडिपेंडेंटली एक दूसरे के साथ कार्य करती हैं। तीन प्रमुख स्तंभ, जुडिशियरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर, तीनों आपस में एक दूसरे के समानांतर कार्य करती हैं। इन दोनों में से कोई भी बड़ा और कोई भी छोटा नहीं। तो उम्मीद है कि ये आपको व्याख्यान समझ में आया होगा। आज का अगर आपसे आंसर पूछा जाए तो इसका आंसर यही था। ठीक है, अब आंसर राइटिंग टिप्स की बारी। हम लोग रेगुलर आपके साथ कुछ टिप्स शेयर कर रहे हैं आंसर राइटिंग के ऊपर। ठीक है, और कल से मैं आपको बता दूं कि आपका टेस्ट शुरू हो जाएगा इंडियन पॉलिटी का, जो बेसिक से लेके फंडामेंटल जो अपन था ना पहले, एक टेस्ट सीरीज हम लिया करते थे क्वेश्चन आंसर की, तो आप उसको जरूर करें, है ना। इसकी पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं, क्लास खत्म होने के बाद में आपको पूरी मिल जाएगी। हाँ जी, बिगिनर्स टू मास्टर टेस्ट सीरीज जो है वो कल से शुरू हो जाएगी इंडियन पॉलिटी की। चलिए, तो आंसर राइटिंग टिप्स पे अब हमारा समय है, तो उसके बारे में 5-7 मिनट बात कर लेते हैं। अभी तक मैंने आप लोगों को काफी सारी बातें आंसर राइटिंग के बारे में बताई हैं।
उनमें से रिसेंटली जो मैंने आपको बातें बताई वो थी आपके सामने फ्लो चार्ट और मैप बनाने की बातें। इसके अलावा और कौन सी बात ख्याल देनी होती है? सर, आंसर लिखते समय कंक्लूजन का क्या रोल है? क्या कंक्लूजन हर जगह लिखना होता है? आज का टाइटल इस पे है। हमने आप लोगों को बताया कि आपको फ्लो चार्ट बनाना है, कब बनाना है इसके बारे में मैंने बात बताई। मैंने आपको बताई फ्लो चार्ट के साथ मैप की बातें, मैप भी बनाना है। अच्छा, एक चीज और होती है, जैसे मान लीजिए कि आपसे पूछा जाए कि भारत में कितने फंडामेंटल राइट्स हैं। आपका एक प्रेजेंटेशन का तरीका है, आप ऐसे लिख करके FR लिख दिए, या 1 2 3 4 5 6, ये भी एक तरीका है रिप्रेजेंट करने का। आप 6 लाइनें खींच दिए, मैंने तो 7 खींच दी, हालांकि आप 6 लाइन खींच दिए, आप कह दिए कि 6 फंडामेंटल राइट है। प्रेजेंट करने का तरीका है, लेकिन याद रखिए ये प्रेजेंटेशन सप्लीमेंट्री प्रोडक्ट के रूप में काम आता है और बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट के रूप में काम आता है, लेकिन ये शब्दों की सीमा को कम नहीं करता है। अगर 250 शब्द आपसे मांगे गए हैं तो आपको लिखने ही पड़ेंगे, ठीक है। करंट अफेयर को आंसर में रिप्रेजेंट कैसे करें? आकांक्षा ने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। आइए, तो 2 प्रश्न आज हम ले लेते हैं। कंक्लूजन ले लिया और इसके बाद में हमने ले लिया करंट अफेयर्स। आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं। जैसे आज आपसे एक प्रश्न पूछा गया, मैं आज के आधार पर ही आपको बताता हूं, इस प्रश्न को सोचें और आंसर दें। आज मैंने आपको सुबह के RNA के अंदर एक टाइटल पढ़ाया था। अब मैं उस सवाल को लेता हूं किसी और प्रकार से। देखिए, मैं ध्यान से सवाल कराता हूं, ध्यान से सुनिए। भारत में चुनाव सुधार पर टिप्पणी करें। चुनाव सुधार पर टिप्पणी करें। गुड मॉर्निंग, मैं आ रहा हूं अभी, चलो आप, है ना। हाँ जी, तो सवाल बना कि साहब भारत में चुनाव सुधार के ऊपर टिप्पणी करें, ठीक है। अब चुनाव सुधार पर टिप्पणी करनी है और कैसे करनी है, या फिर भारत में चुनाव सुधार के लिए अपने विचार व्यक्त करें। अब आपने करंट अफेयर में आज ही पढ़ा था, क्या पढ़ा था? मैंने आपको कल के इशू में बताया था कि हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा एक लाया गया है, चुनाव संशोधन बिल लाया गया है, जिसमें आधार कार्ड से उसको वोटर आईडी कार्ड को जोड़ा जा रहा है। इवनिंग में ही मैंने सेशन किया था। श्रीकांत, ये सब चीजें चल जाती हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, अपना ओपनिंग रिमार्क है ना, वो करंट से ही दे दें। अपना ओपनिंग रिमार्क करंट से ही दे दें। उपयुक्त कथन से मैं सहमत हूं। आई एग्री विद द अबव स्टेटेड क्वेश्चन और स्टेटमेंट। अकॉर्डिंग टू दिस our parliament has passed this rule so and so by which जो वोटर आईडी कार्ड है वो आधार कार्ड से जुड़ जाएगा और उस कारण से क्या होगा, उस कारण से डुप्लीकेसी पर रोक लग जाएगी। एक से ज्यादा जगह पर वोट अब नहीं दिए जा सकेंगे। ये हमने ओपनिंग रिमार्क में डाल दिया। क्या आपको बात समझ में आ गई? तो आंसर के अंदर करंट अफेयर को एग्री करने का जो तरीका है, ठीक है, वो सबसे ऊपर ही आपने ऐड कर दिया। पहला तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या है? अब दूसरा तरीका ये है कि जब आप सलाह दे रहे हो, सलाह दे रहे हो से मतलब कोई भी विषय उठा लीजिए आप, XYZ, कोई आप अपनी तरफ से बता दीजिए कोई भी प्रश्न। मान लीजिए कि मैं ज्योग्राफी का एक सवाल लेके चल रहा हूं, मैं बता रहा हूं भारत के पर्यावरण को प्रभावित करने वाले कारक या क्लाइमेट को प्रभावित करने वाले फैक्टर्स डिस्कस कर रहा हूं मैं किसी सवाल के अंदर, है ना। तो मैं ऐड कर सकता हूं, रिसेंटली भारत के अंदर इस नाम से तूफान आया, वो तूफान ऐड कर दिया, जिसने इतनी तबाही मचाई, तूफान ऐड कर दिया। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही? करंट को ऐड करने की कला आपके अंदर होनी चाहिए। यानी कि आप मेंस के आंसर में ये ना सोचें कि आप बिना करंट के आंसर लिखेंगे, नहीं, आपको कुछ ना कुछ मेंशन करना है, वर्थ मेंशन करना है, ठीक है। अभी जैसे पर्यावरण के मुद्दे पर आपसे कोई सवाल पूछ लिया गया, पर्यावरण के मुद्दे पर जब सवाल आएगा तो उस सवाल को आपको उसी तरह से लेना है। आपने लगातार 2-3 मीटिंग्स होती हुई देखी, अभी COP26 आपने देखी, है ना, वर्ल्ड लीडर समिट आपने होता हुआ देखा जो कि उसने बाइडेन ने बुलाया था, भारत का वन सोलर वन ग्रिड देखा। इन चीजों को उठा करके आप डाल सकते हैं। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? ठीक है।
कोई हिस्ट्री का भी सवाल अगर आता है, तो अगर आपको पता हो, जैसे हाँ अभी एक विद्यार्थी ने पाई का रिबेलियन लिखा, अगर आपको लगता है कि कोई हिस्ट्री का सवाल है और हिस्ट्री के सवाल में आपको कोई करंट याद आ गया कि हाँ हाल ही में हमने ये सेलिब्रेट किया, अब मान लीजिए कि भारत में समाज सुधारकों की बात आ रही है, आप उनका बर्थडे उसमें अपडेट कर दिए कि रिसेंटली हमने इनका ये जन्मदिन बनाया था, ऑटोमेटिक वो चीज आ जाती है ना। तो आपके ऊपर होना चाहिए कि करंट आपने कितना अच्छे से इनवाइव किया हुआ है। हम लोग क्या करते हैं, आप में से कभी किसी व्यक्ति ने अंताक्षरी खेली है? अंताक्षरी, अंताक्षरी अगर खेली हो जिसमें कि हम गाना गाते थे, आप अपन लोग जो है ना, मतलब आपस में दो ग्रुप बैठ गए, एक सामने और एक इस तरफ, है ना, इधर से खाली बैठे क्या करें, करना है कुछ काम, शुरू करो अंताक्षरी, ले प्रभु का नाम। अब साहब तुम्हारे ऊपर मैं से गाना गाने की टर्म आ गई, तुम मैं से गाना गाओ, हो गया। अब ये मैं से गाना गाना शुरू किया, तो भाई ये जो मैं से गाना गाना शुरू किया ना, ये गा वही वाला गाना रहा है जो इसने बचपन में याद किया था, जबकि हर दिन नए गाने बन रहे हैं, हर दिन नए गाने बन रहे हैं। आप याद करो, सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेशन होती है हमें तब जब हम गाना गाने बैठते हैं तो हमें भैया वो पुराना ही पुराना याद आता है, हमें कोई भी नए गाने याद ही नहीं आते। एग्जैक्टली सेम यही परेशानी होती है ना, बिल्कुल। सब लोग इस बात से एग्री कर रहे होंगे कि हम लोग, भाई मैं निकला गड्डी लेके, माइन माइन डेर पे तेले बैठ रहा है, कागर फागा, मुश्किल से वो 100-50 गाने हैं, नए गाने हम ऐड ही नहीं कर पाते। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो? तो जब हम नए गाने ऐड नहीं कर पा रहे, आंसर राइटिंग के साथ भी यही दिक्कत है। हम जब तक दिमाग पर जोर नहीं डालेंगे ना कि मुझे करंट को डालना है, तब तक आप कन्वेंशनल आंसर ही लिखेंगे जो आपने बुक्स में पढ़ा है। लक्ष्मीकांत के थ्रू आपने चुनाव सुधार के अंदर 5 पॉइंट पढ़े हुए हैं, 5 पॉइंट लिखाएंगे। आप बात समझ पा रहे हैं? जब तक आप आंसर राइटिंग में डिटर्मिनेशन के साथ ऐसे नहीं बैठेंगे कि मुझे तो मतलब आज तो ये पॉइंट ऐड करके ही मानना है, आज मैं कोशिश ही करूंगा आंसर राइटिंग में, भले ही टाइम जो है वो आधा घंटा लग जाए, 1 घंटा लग जाए, लेकिन मेरे आंसर में आज मैं करंट के पॉइंट डाल के रहूंगा। ये जो इंटेंशन लेकर के जब आप आंसर करोगे ना, तब आप ऑटोमेटिक अपनी आदत में करंट के बारे में सोचना शुरू करोगे। अब विद्यार्थी पूछ रहे हैं तेजश्री कि सर क्या बुक के पॉइंट ऐड नहीं करने हैं क्या? देखो मैं बताता हूं बुक के पॉइंट ऐड करने का मतलब क्या होता है बेटा। मान लो कि हम इंटरलिंकिंग पे भी बताऊंगा श्रीकांत, 1 मिनट होल्ड करो। सर एक बहुत बेसिक सा सवाल बना जो इन्होंने पूछा कि सर बुक के पॉइंट नहीं लिखने हैं क्या? बेटा करंट अफेयर्स होती क्या है? असल में करंट अफेयर कोई सब्जेक्ट नहीं है। करंट अफेयर तो वही 5 सब्जेक्ट, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इनमें जो किताबों में लिख दिया गया है, उसके लिखने के बाद 1 साल के भीतर भीतर जो किताबों में नहीं है लेकिन अगले साल की किताब में आ जाएगा, अगले साल की किताब में आ जाएगा। जब नया अपडेटेड संस्करण आएगा ना, तो उस नए संस्करण में वो चीज डली हुई आएगी। आज आपके संविधान संशोधन 103, 104 लक्ष्मीकांत में डल के आ चुके हैं, अब वो किताब का हिस्सा हो चुके हैं, तो लक्ष्मीकांत और मोटी हो गई है। तो कहने का अर्थ यह है कि किताब के पॉइंट तो लिखने ही हैं, करंट आप उससे आगे की चीज बताते हुए लिख रहे हैं। क्या आप बात समझ पा रहे हैं? इंटरलिंकिंग कैसे करें? तो देखिए, ध्यान रखिए, जब भी आप सवाल पढ़ें, बहुत सारी बार हमसे गलती क्या होती है कि हमने एक लाइन पढ़ ली और अब सवाल पढ़ने के बाद में, जैसे मैं बताता हूं आपको, कई बार मैं क्वेश्चन के बारे में कोई कमेंट कर रहा हूं, कमेंट करते करते अचानक मुझे याद आया, मैं आंसर देना शुरू कर दिया, आंसर देते देते मैं दूसरी दिशा में निकल पड़ा। कई बार होता है ना कि जब स्पीकर किसी बात में, जैसे कि अभी कांग्रेस की रैली हुई थी जयपुर के अंदर, महंगाई के लिए बहुत बड़ी रैली बुलाई थी कांग्रेस ने, बहुत बड़ी, ठीक है। जब बहुत बड़ी रैली बुलाई, ठीक है, तो उस बहुत बड़ी रैली के अंदर उन्होंने टारगेट किया था कि भाई इंडिया में महंगाई बढ़ रही है, उस पर हम बात करेंगे। लेकिन जो स्पीकर है वो भूल गया, स्पीकर राहुल गांधी जी भूल गए कि वो महंगाई पर आए थे और वो एक नया मुद्दा ले आए, हिंदू वर्सेस हिंदुत्व पर बात करने लग गए। तो ऐसा आपके साथ भी हो सकता है, आप मुद्दे से भटक जाएं
और आपके साथ में स्थिति बिगड़ जाए कि यार ये क्या हो गया, मतलब बात तो थी महंगाई के ऊपर, लेकिन यहां तो कुछ और ही बात हो गई। आपके साथ भी ऐसा होता है, मैं तो उदाहरण से समझा रहा हूं आपको, लेकिन होता यह कि आप भावनाओं में बह जाते हैं और मुद्दा भटक करके हम कुछ और लिखना शुरू कर देते हैं। मुद्दा नहीं भटकना है। जैसे पाकिस्तान के साथ ओआईसी के केस में हुआ, बिल्कुल मुद्दा नहीं भटकना है। इसके लिए हम क्या करें, बार बार हम सवाल बीच बीच में रीड करते रहें। पहली लाइन लिखी, लिखते ही सवाल रीड करो, दोबारा से पढ़ो, फिर अगली सवाल लाइन के बारे में सोच रहे हो, फिर से एक बार रीड करो। यानी सवाल को मल्टीपल टाइम रीड करने की आदत डालो, तब जाकर के आप फ्रेम में चलोगे। आपको कितना भी कोई कह ले, आपको सवाल पढ़ना ही होगा, मल्टीपल टाइम क्वेश्चन पढ़ना होगा। आप लोगों ने अभी तक अपने जब स्कूल एजुकेशन या कॉलेज एजुकेशन के क्वेश्चंस लिखे होंगे तो आपको मालूम होगा कि क्वेश्चन आंसर अपन लिख रहे होते थे, भटक जाते थे, तो फिर टीचर भी यही कहता था, तुम तो सवाल से भटक के आंसर दे दियो, तो नंबर किस बात के मिले। आगे बात समझ में? तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। और बताइए, कंक्लूजन पर बात। कंक्लूजन के केस में आपको क्या करना है ना बच्चों, हमेशा प्रोग्रेसिव बात लिखनी है। कितना भी डिप्रेसिंग लाइन हो, कितना भी डिप्रेसिंग सवाल हो, लिखना आपको हमेशा प्रोग्रेसिव ही करना है। यानी उम्मीद बंधानी है, क्योंकि आप बनने जा रहे हैं ब्यूरोक्रेट। ब्यूरोक्रेट बोले तो आप बनने जा रहे हैं देश के नीति निर्माता। और नीति निर्माता जो है वो हमेशा समाधान खोजता है, कमियां नहीं खोजता है। समझ रहे हैं आप? वो हमेशा समाधान खोजता है। हम में से बहुत सारे लोगों की एक आदत पड़ जाती है जाने अनजाने में शिकायत करने की। जैसे अरे सर ये नहीं हुआ, अरे सर वो नहीं हुआ, सर वो छूट गया, सर ये चीज नहीं। जो निर्माता है ना, जो कि मतलब आप लोग पॉलिसी मेकर बनेंगे। आप आज बहुत सारे विद्यार्थियों की समस्या, सर हिंदी में क्यों पढ़ा रहे हो, इंग्लिश में पढ़ाओ, सर प्योर इंग्लिश क्यों पढ़ा रहे हो, हिंदी में पढ़ाओ। ये जो हिंदी इंग्लिश की लड़ाई लड़ रहे हैं, ये असल में समस्याएं बता रहे हैं। यानी आप असल में वो जनता बनने का प्रयास कर रहे हैं जिस पर शासन किया जाए। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात? आप रूलर बनने का प्रयास कर ही नहीं रहे। रूलर को तो सॉल्यूशन पता होता है। वो सॉल्यूशन पर दिमाग लगाता है कि सर अगर पूरी तरह से अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं और हिंदी मुझे नहीं आती, कोई बात नहीं, आज मैं इसकी हिंदी खुद से खोज लूंगा। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? आंसर खोजने की नीति अपने अंदर डालिए और वो हमेशा व्यवहार में लेके आइए उसे, आंसर राइटिंग में नहीं। मैं आपको बता दूं साथियों, आपका व्यक्तित्व है ना, आपकी पर्सनैलिटी, वो आंसर पढ़ने वाला व्यक्ति पहचान लेता है। आपने बहुत बार देखा होगा, हम लोग कोई भी राइट अप देख करके पहचान जाते हैं कि ये व्यक्ति किस विचारधारा का व्यक्ति है। हमारे आंसर से भी हमारा मनोस्थिति दर्ज कर लिया जाता है। इसलिए सदैव सकारात्मक रहें। ये याद करके चलें कि एक ब्यूरोक्रेट बनने की जो सबसे बड़ी नीड है ना, वो आपकी सकारात्मकता है। ऑप्टिमिस्टिक, आपको उम्मीदें नजर आए, आपको हर चीज में पॉजिटिविटी नजर आए, आप उतने ज्यादा नजदीक हैं। आप प्रोग्रेसिव सोच के अंदर हों। एक विद्यार्थी पूछ रहे हैं सर अगर मान लीजिए नेगेटिव ही पूछा गया है, तो बेटा नेगेटिव में भी तो पॉजिटिव होता है ना। है आपको शोले का वो डायलॉग याद नहीं है क्या? रात भर हमारा लड़का दारू पीता है, लेकिन लड़का हीरा है साहब, एक नंबर का हीरा है। अभी जेल से छूट के आया है, लेकिन लड़का एकदम हीरा है? वो याद है ना बुआजी का डायलॉग जो आता है शोले के अंदर? तो मतलब आप बुराई में भी अच्छाई ढूंढ रहे हैं। आप हर चीज में एंड में जो लड़का हीरा है। माना कि हमारे देश के अंदर लिटरेसी रेट का बहुत बुरा हाल है, लेकिन भारत फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है सर। माना कि हमारे देश में बच्चे जो हैं वो माल न्यूट्रिशन के शिकार हैं, लेकिन हमने आखिर के 10 सालों में कुपोषण से लड़ने के अंदर जबरदस्त मतलब बढ़त हासिल की है। क्या आप समझ पा रहे हैं? मतलब कहने का अर्थ यह है कि आप पॉइंट्स के साथ साथ सकारात्मकता ऐड करते चले। ये दिखाता है कि व्यक्ति जो है ना वो किसी भी मुद्दे पर दबने वाला नहीं है। यार आप सोच के देखिए, आपको कई ऐसी जगह पे पोस्टिंग दे दी जाएगी जहां पर कुछ भी नहीं होगा। कुछ भी नहीं होगा से मतलब ये हुआ कि
आपको एक जगह पे पोस्टिंग दे दी, वहां पर कोई संसाधन नहीं है, कोई रिसोर्सेज नहीं है, आपको जनता को चलाना भी है, तो आपको तब भी जनता को चलाना है, तो आपको जो उपलब्ध है उसके माध्यम से भी राजा बन के रहना है। समझ पा रहे हैं? तो आज के लिए ज्ञान पर्याप्त है। कल फिर कोई और सवाल पूछिएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और बस याद रखें रेफरल कोड अंकित 10। ठीक है विवेक, ऐसी ऐसा कोई बुक आती नहीं है, प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन जितने ज्यादा कर सकते हो। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।